ये जुकाम के कारण है। उसने अंततः सेटान के माध्यम से मुझे बतलाया, जुकाम है और ऊपर से ऊंचाई ज्यादा होने का प्रभाव में इसके लिए तुम्हें कुछ दवाई दे रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या उनके विचार में मैं उतना अच्छा हो जाऊंगा कि कोरा कर सकूं। ओह हाँ, वो कहने लगा, आप ठीक हो जाएंगे। भूरे रंग का लिफाफा था जिसमें 15 कागज थे। मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर निकला। मुझे तिब्बती दवा का 5 दिन का कोर्स दिया गया था जो मैंने सीधे ही लेना शुरू कर दिया। मैंने नाश्ते के बाद वाला पैकेट खोला और देखा कि इसमें भूरे से रंग का एक पाउडर है जो मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। इसका स्वाद कुछ इलायची जैसा था। लंच के समय और सोने के समय लिए जाने वाले पैकेट कम पहचान में आने वाले थे। दोनों में ही छोटी छोटी गोल गोल भूरे रंग की गोलियां थी से मुझे भेद का गोवर की मिगान होने की शंका दे रही थी, किंतु निश्चित रूप से मैंने उन्हें खा लिया। उस रात पूरे दिन का ये दवा का कोर्स ले लेने के पश्चात मैं गहरे से सोया, एक लकड़ी के लट्ठे की तरह, एक मृत व्यक्ति की तरह नहीं। एक बार ये देख लेने पर कि मैं जिंदा रहूंगा, सेटान मुझे छोड़कर चला गया और लासा लौट गया। एक बौद्ध के रूप में उसने मुझे बताया कि उसे मालूम है कि यदि मैं गुजर भी जाऊं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु उसे लगा कि यह उसके धंधे के लिए अच्छा नहीं रहेगा। रात भर अच्छी नींद ले लेने के बाद डाचन अब उतना खराब नहीं दिख रहा था। यह अब भी धूल भरा, आंशिक रूप से उपेक्षित और मलबे व गंदगी के ढेरों से भरा हुआ दिखता था, किंतु साफ नीले आकाश में सूर्य शानदार रूप से चमक रहा था और मैदान के उस पार दक्षिण का नजारा मुझे हिमालय का दर्शन करवा रहा था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्फ से आच्छादित पहाड़ था। गुरला माधाता जिसकी चोटी पर हल्की सी बदली छोटा बादल का टुकड़ा था। इस कस्बे में चंद जरूरी चीजों के जनरल स्टोर्स, आम दुकानें थे जो चीन की बनी सिगरेट, साबुन और अन्य जरूरी सामान बेचते थे, और साथ ही पूजा के लिए प्रयुक्त होने वाली आम झंडों को रस्सियों, पूल, विलियर्ड जैसा खेल खेलने के लिए दोपहर को आदमी लोग इनमें से एक के आगे इकट्ठा हो जाते थे। खुली हवा में बाहर लगी वो टूटी सी मेज बिल्कुल बेमिल सी लग रही थी, जबकि नजदीक ही मेरे गेस्ट हाउस के पास से कलकल करते हुए बहते एक तंग से नाले के बर्फीले पानी में औरत अपने लंबे बालों को धो रही थी। डाचन बहुत ही सहज लग रहा था और जैसे यह कोई जल्दी में नहीं है, किंतु मेरे लिए तो यह एक विशेष कमी लेकर आया था। यहाँ कोई तीर्थ यात्री नहीं थे। मुझे तो बताया गया था कि तीर्थयात्रियों के आने के मौसम के परवान चढ़ते ये कस्बा आगंतुकों से भरा पूरा हो जाता था। बहुत से लोग अपने ठहरने का प्रबंध साथ लेकर आते हैं और अपने टेंट गाड़ देते हैं जो मैदान तक फैले होते हैं और उसके किनारों पर आवासीय स्थान बसाप को बढ़ा देते हैं। मैंने अपना आना मौसम की शुरुआत में रखा था, मगर लगता था कि मैं काफी पहले आ गया था। डाचन के एकमात्र कॉफी हाउस में एक दोपहर बाद बैठा हुआ मैं एक गिलास चाय पीते हुए अपने सामने विकल्पों पर विचार किए जा रहा था। थोड़े सोच विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे बहुत हो अधिक सीमित हैं। स्पष्ट रूप से अपनी मदद खुद करने के इस कार्यक्रम में सकारात्मक सोच रखते हुए मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था। अपने बचाव में कहूँ तो अपनी सोने की तकलीफों को देखते हुए यह आसान नहीं था, किंतु भले ही मैं इसे देख रहा था, मगर मैं इंतजार ही कर सकता था। तीर्थ यात्रियों द्वारा तय किया जाने वाला मार्ग काफी प्रयोग किया गया लगता था, मगर मेरा ख्याल अकेले जाने का नहीं था। ये कोरा तो मौसमी होता था क्योंकि रास्ते के कुछ हिस्से बर्फ से अवरुद्ध हो जाते थे। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि बर्फ हटा दी गई है या नहीं, किंतु मटमैली बर्फ के जो टुकड़े डाचन के नालों के किनारे अब भी जमे हुए थे, उन्हें देखकर मैं अधिक उत्साहित नहीं था। क्योंकि सेटान भी अब चला गया, या तो मुझे इतनी अंग्रेजी जानने वाला डाचन में कोई व्यक्ति नहीं मिला था जो मेरे इस मूलभूत प्रश्न का भी उत्तर दे सके। जब तक ऐसा चलता, मैं नोरबू से मिला। ये कॉफी हाउस छोटा सा अंधियारा और गुफा की तरह लगने वाला था, जिसमें धातु का एक लंबा स्टोव था जो बीचों बीच स्थित था। इसकी दीवारें व छत बहुरंगी प्लास्टिक की चादरों में ढकी थी। धारीदार नीली, लाल और सफेद चौड़ी पट्टियां, जिन्हें बड़े बड़े और मजबूत खरीदारी करने में प्रयुक्त होने वाले बैग के रूप में पूरे चीन भर में बेचा जाता है, और एशिया और यूरोप के भी अन्य कई सारे देशों में ये बिकते हैं। इस सिल्क मार्ग पर चीन द्वारा निर्यात किए जाने वाली प्लास्टिक आज सबसे अधिक सफल निर्यातित वस्तु के रूप में गिनी जानी चाहिए। इस कॉफी हाउस की एक ही खिड़की है जिसके बाजू में मैंने अपनी जगह पकड़ रखी थी ताकि मैं अपनी नोटबुक के पन्ने देख पाऊं। समय काटने के लिए मैं अपने साथ एक उपन्यास भी लेकर आया था। नोरबू ने मेरी किताब देखी जैसे ही वो अंदर आया, और भंगिमा के साथ उसने पूछा कि क्या वो मेरी लचर पचर करती हुई मेज के सामने बैठ सकता है।
आप अंग्रेज हैं? उसने चाय का ऑर्डर देने के बाद पूछा। मैंने बताया कि मैं अंग्रेज ही हूँ और हम बातचीत करने बैठ गए। मुझे नहीं लगा कि वो वहाँ का रहने वाला है, क्योंकि वो एक विंड चीटर, हवा रोकने वाली जैकेट और धातु की किनारों वाला चश्मा पहने हुए था जो पश्चिमी स्टाइल का था। उसने मुझे बताया कि वह तिब्बती है, किंतु वह एथनिक लिटरेचर, नृजातीय मानव जातीय साहित्य के संस्थान में चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में बजिंग में काम करता है। मेरा अनुमान था कि वह किसी बाहर के काम के सिलसिले में वहां आया होगा। आया भी हूँ और नहीं भी। उसने कहा, मैं कोरा करने यहाँ पर आया हूँ। मेरा दिल उछलने लग पड़ा। कैलाश कोरा पर नोरबू अपना अध्ययन लेखन कर रहा था और कई वर्षों से बुद्ध साहित्य में इसकी महत्ता विभिन्न कार्यों में क्या है, इस पर अध्ययन लेखन कर रहा था, उसने मुझे बताया। किंतु ये कोरा उसने आज तक स्वयं नहीं किया था। जब मेरा उसे ये बतलाने का समय आया कि मैं डाचन क्यों आया हूँ, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। हम एक टीम में काम कर सकते हैं, उसने उत्तेजित होते हुए कहा। दो विद्वान जो लाइब्रेरी से बच भागे हैं। शायद मेरी सकारात्मक सोच की नीति अंत में काम करने लगी थी। नोरबू से मिलने की शुरुआती राहत, जो खुद भी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, इस अनुभूति से ठंडी पड़ गई कि यह भी लगभग उतनी ही खराब तैयारी से आया था जितना मैं इस तीर्थ यात्रा लिए था। वो मुझे बताए जा रहा था कि वो कितना मोटा है और यहाँ कितनी मुश्किल आने वाली थी। बहुत ऊंचाई है, वो मुझे याद दिला रहा था। चलना इतना थका देने वाला है कि बस। वो दरअसल कोई प्रचारक बौद्ध तो था नहीं, ये बाद में पता चला, किंतु उसमें उत्साह था और यह यकीनन तिब्बती था। यद्यपि मैंने मूलतः योजना बनाई थी कि पक्के श्रद्धालुओं के साथ ट्रैकिंग पर जाऊंगा, किंतु विचार करने पर मैंने फैसला किया कि शायद नोरबू मेरा एक आदर्श साथी सिद्ध होगा। उसने सुझाव दिया कि अपना सामान ढोने के लिए हम कुछ याक, भैंस जैसे जानवर किराए पर ले लें, जो मुझे एक अच्छा लक्षण संकेत लगा, और पहाड़ के चारों ओर साष्टांग होने का उसका कोई ख्याल नहीं था। मुमकिन नहीं, वो चिल्लाया। एक विक्षिप्तों जैसी हंसी से मेज पर ढेर होते हुए उसने कहा। यह उसका अंदाज नहीं था, और कुछ भी कहो, उसकी तोंद काफी बड़ी थी।